बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। और आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हुए हमारे दूर दराज गांव से और हमारे दुलदुला क्षेत्र के साथियों का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हमारे मंचासीन बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी हैं जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी संगोष्ठी में ये कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। मैं हमारे मंचासीन साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जैसा मैं देख पा रहा हूं कि समय जा रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है कि हमें जो जागृति का संदेश है उसको सुन के जाना है, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है। वक्त चला जाएगा, जानकारी आपके पास में रह जाएगा और यही जानकारी आने वाले समय में आपकी सामाजिक बदलाव और संवैधानिक जिम्मेदारी लेने की ताकत बनेगी। तो अपने जगह पे बैठे रहें, बने रहें। मैं निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में कंक्लूजन पे आ जाऊंगा मैं, और मुझे जो संदेश देना है आज के अवसर पे मैं संदेश दूंगा। तो साथियों, आज वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे के रूप में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। और हमारे बहुत सारे जो अजीज दोस्त हैं 9 अगस्त के बारे में, विश्व मूल निवासी दिवस के बारे में, विश्व आदिवासी दिवस के बारे में बहुत सारी बातों को आप लोगों के सामने साझा किए हैं, बताए हैं। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को हम समस्त विश्व के जो मूल निवासी हैं उन लोगों को विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का उन्होंने एक योजना बनाई। और ये योजना क्यों बनाया गया है इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी जैसे एक चलन बन गया, एक ट्रेंड बन गया कि हमको अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम लोगों को प्रदर्शन करना है, और हमारे समाज में बहुत सारे वक्ता होते हैं, बताते हैं, प्रयास करते हैं, हम चले जाते हैं। उसके बाद में फिर 9 अगस्त पहुंच जाता है, फिर आ जाते हैं, फिर नाचते हैं, फिर गाते हैं, चले जाते हैं, और हमारे जीवन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ पाता है। तो साथियों, मैं इस संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूं, ग्रेट सेलिब्रेशन इंक्लूडेड एनालिसिस। हमें अपने उत्साह के साथ में समीक्षा करना है। क्या समीक्षा करना है? यूनाइटेड नेशन ने हमारे लिए यह दिन इसलिए निर्धारित किया कि हम मूल निवासी लोग आज हमारी जो सामाजिक उपलब्धि है, हमारी संवैधानिक उपलब्धि है, हमारी राजनीतिक उपलब्धि है, हमारी शिक्षा की उपलब्धि क्या है, हमारी आर्थिक उपलब्धि क्या है, इन तमाम चीजों के ऊपर में समीक्षा का दिन बिठाया गया है। आज अगर मूल निवासी समाज के बातों को अगर आप गौर करेंगे तो हमारे महापुरुषों की लड़ाई के बदौलत, हमारे महापुरुषों की संघर्ष के बदौलत हम लोग को आज हुक्मरान और शासक बनने का मौका मिला था। मिला है भी बोल सकता था, लेकिन मिला था, यह शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जैसे आप, मैं बहुत प्राचीन इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं 1833 में हमारे आदिवासी महापुरुष वीर बुद्धू भगत जब ब्रिटिश इंडिया से लड़ाई लड़ रहे थे हक अधिकार के लिए, और उन्हें अपनी शहीद होना पड़ा इस लड़ाई में साथियों, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि 1833 में हम लोगों के लिए स्वच्छ शासन बना, 5th शेड्यूल बना 1833 में पहली बार। और उस समय के अगुए बहुत अच्छे थे, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चलाया। और चलाते चलाते साथियों, ब्रिटिश इंडिया भी चल रही थी, हमारा स्वच्छ शासन भी चल रहा था। 1935 ईस्वी में फिर दोबारा भारत सरकार अधिनियम के तहत हमको फिर ये स्वच्छ शासन एज इट इज हमको मिला। और साथियों, इसी तरीके से वक्त बीतता गया। 1935 से हमारे बीच में फिर 1950 ईस्वी आया। 1950 ईस्वी में संविधान में हमें 5वीं अनुसूची और स्वच्छ सरकार हमको फिर मिला। 1950 और अभी 2025, सीधा 75 साल का बहुत लंबा समय। तो ये जो हमारे मूल निवासी समाज, ये हमारा आदिवासी समाज को इन 75 सालों में हमारे महापुरुषों ने हमें क्या दिया,
और उनकी दी चीजों को हम व्यवहार में कितना ला पा रहे हैं, हमने कितना पाया और कितना खोया। इस संदर्भ में हमारे जो सामाजिक अगुए हैं, हमारे धार्मिक अगुए हैं, हमारे राजनीतिक अगुए हैं, वो मुंह में फेविकोल लगा लेते हैं, मुंह में दही जमा लेते हैं, बोलते नहीं। अरे बोलेंगे नहीं तो समाज के लोगों को पता कैसे चलेगा? वे लिपापोती करने का काम करते हैं। नेतृत्व का मतलब होता है साथियों वास्तविक नेतृत्व। ज्योतिबा फुले साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब नेतृत्व को और शिक्षित आदमी के संदर्भ में एक उन्होंने डेफिनेशन बताया है। और डेफिनेशन क्या है? शिक्षित आदमी वो है जो सच को सच बोल सके और गलत का विरोध कर सके। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बताया शिक्षित आदमी कौन है समाज में? शिक्षित आदमी वो है जो सच को सच बोल सके और गलत को विरोध कर सके। यह शिक्षित आदमी का डेफिनेशन है। तो साथियों, अगर हम 1950 में हमें फिर तिबारा 5वीं अनुसूची मिला, स्वैच्छ शासन मिला, 75 साल गुजर गए, अगर हमारे सामाजिक अगुओं में सामाजिक नेतृत्व के धनी होते, सच्चे नेतृत्व कर रहे होते, तो आज जो आप पहली बार बात को सुन रहे हैं, ये 1951, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2025 सुने होते कि नहीं सुने होते? अगर हमारे राजनीतिक अगुए लोग रियल रिप्रेजेंटेशन करते, वास्तविक प्रतिनिधित्व करते, तो ये बात आप लोग सुने होते कि नहीं होते? हमारे धार्मिक अगुए लोग अगर रियल रिप्रेजेंटेशन करते, वास्तविक प्रतिनिधित्व करते, तो इस बात को आप सुने होते कि नहीं सुने होते? तो साथियों, हमारे समाज में कमी है कि हमारे लोग सच नहीं बोलता है। इसी बात को बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन काल में, संघर्ष काल में उन्होंने बोला कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 मास्टर, 10 वकील अगर पैदा हो जाए तो उस समाज को कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। हमारे समाज को लोग आंख उठा के देख रहे हैं, इतना आंख उठा के देख रहा है कि हम लोगों को हर 2-3 महीना में धरना प्रदर्शन करना है, जुलूस करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो जब बाबा साहब अंबेडकर बोल रहे हैं कि जिस समाज में 10 इंजीनियर होंगे, 10 डॉक्टर होंगे, 10 वकील होंगे, मास्टर होंगे, टीचर होंगे, कर्मचारी होंगे, उस समाज की ओर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बोल रहे हैं। आज हमारे आदिवासी समाज में डॉक्टर नहीं है क्या? आज हमारे आदिवासी समाज में वकील नहीं है क्या? 10 वकील नहीं है क्या? 10 मास्टर नहीं है क्या? 10 कर्मचारी नहीं है क्या? तो हमारे समाज को आंख उठा के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वहां पे बाबा साहब का आशय यह था कि सिर्फ वकील बन के अपनी रोजी रोटी सेकना नहीं है, डॉक्टर बन के अपनी रोजी रोटी सेकना नहीं है, समाज के ज्वलंत मुद्दे को सही बोलना है और जो गलत है उसका विरोध करना है। अगर मैं रूपनारायण का जसपुर जिला में सच बोलते हुए जेल जा सकता हूं, तो माता लोग, आप लोग सच बोलते हुए जेल नहीं जा सकते क्या? और इधर वाले हमारे माता लोग सच बोलते हुए जेल नहीं जा सकते क्या? तो महज यहां पे डरने और डराने वाली बात नहीं है साथियों, क्योंकि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश हमारे भारत का पड़ोसी देश है। 5 स्टूडेंट से वहां की आंदोलन शुरू होती है और वहां की व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। वहां पे जो शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री है, आंदोलनकारियों को गोली मारने का काम किया, आंदोलनकारियों को जेल में डालने का काम किया। आंदोलन रुका क्या? नहीं रुका। आंदोलन कभी नहीं रुकता है साथियों, आंदोलन कभी नहीं रुकता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। तो ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर, ये 2 लोगों की बातों को आप बढ़िया से पकड़िए, शिक्षित आदमी के डेफिनेशन को समझिए और बाबा साहब के आह्वान को समझिए। आज के इस 9 तारीख को मैं हमारे समस्त दुलदुला क्षेत्र के वासियों को मैं अपील करना चाहता हूं, सच बोलने का हिम्मत पैदा कीजिए। जो सच है उसको सही बोलिए, आपकी औलाद गुलाम होने से बच जाएगी। और गलत बात का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरिए, क्योंकि आपकी जो खामोशी है, इसमें इसके संदर्भ में एक बहुत जबरदस्त बात बोला गया है कि जो समाज खामोश होता है
जो कौम खामोश होता है, आवाज नहीं उठाता है, वो कौम मुर्दा उठाने का काम करता है, ऐसा बोला गया है। आज अगर आप सच को सच नहीं बोलोगे तो काम नहीं बनने वाला है, गलत का विरोध नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला है। तो साथियों, मैं इस मौके पे यह कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों के संघर्ष के बदौलत हमारे लोगों को सरकार, स्वच्छ सरकार का हम लोगों को अधिकार मिला और 1950 से लेकर 2025 यानी कि 75 साल हो गए और हमारा आदिवासियों का जो मूवमेंट है, मूल निवासियों का जो मूवमेंट है सरकार बनाने का, स्वच्छ सरकार बनाने का, सेल्फ गवर्नेंस बनाने का, अभी तक वो मुहिम शुरू नहीं हो पाया। क्यों शुरू नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे समाज के जो अगुवे हैं वो बताते नहीं हैं, वे लोग लिपापोती करते हैं। अभी मुझे एक जगह पे वक्ता के रूप में इनवाइट किया गया और कंडीशन रखा गया कि रूपनारायण एक्का आ रहे हैं, तो वहां के जो मुख्य वक्ता है, मुख्य जो क्या बोलते हैं दिनेश सर, मुख्य जो अध्यक्ष है, जो वहां का जो नहीं वो जो कार्यक्रम में जो आते हैं मुख्य अतिथि साहब ने कंडीशन रखा, रूपनारायण एक्का साहब आ रहे हैं। अरे यार, ये आदमी तो बहुत डेंजर है, ये इतना खतरनाक बोलता है कि पूरा धज्जी उड़ा देता है पूरा सिस्टम का। ये बंदा आ रहा है तो इसको मना करो। और वहाँ के आयोजक साथियों ने मुझे बोला कि सर आपको बहुत सारी जो बातें हैं बोलना नहीं पड़ेगा, मतलब कि आपको वही बातें बोलना है जो हम लोग आपको अप्रूव करेंगे। मैं बोला कि नहीं, अगर ऐसा बात है तो हमारा जो कार्यक्रम है उसको पोस्टपोन कर दो, आप किसी दूसरे को मौका दो। क्योंकि अगर हम मंच में आए और अगर सही ना बोले तो हमारे बोलने का मतलब क्या है? अगर दूसरे लोग लिपापोती करके हमारे समाज को गुमराह कर दे रहे हैं, अगर उसी तरह से मैं भी लिपापोती करके समाज को गुमराह कर दूं तो उनमें और हम में क्या फर्क है? तो साथियों, ये हमारी जो संस्कृति है, ये हमारे एक धरोहर है, हमारी जो रूढ़ी प्रथा है वो एक धरोहर है। तो हमारे पुरखों ने, हमारे जो सामाजिक अगुओं ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी संस्कृति को पकड़ के रखा। लेकिन अगर कोई चीज छूटा है, उस चीज का नाम है रूढ़ी व्यवस्था। रूढ़ी व्यवस्था में क्या था? 1950 से पहले जब हमारे पुरखे लोग कबीला में रहते थे, जब लोकतंत्र चालू नहीं हुआ था, जब हमारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में नहीं थे, तो 1950 से पहले हमारे कबीला को चलाने के लिए रूढ़िगत परंपरा जो व्यवस्था, हमारे जो दीवान लोग, हमारे जो बेला लोग, बेलस, उन लोग जो कानून बनाते थे, कानून का अमल करवाते थे, उसके बाद में उस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान था, वहां पे न्यायपालिका था और इस कानून को प्रचार प्रसार करने के लिए उनकी एक मीडिया तंत्र थी। 1950 से पहले आदिवासी समाज अपने कबीले में लोकतंत्र की व्यवस्था को चलाते थे। साथियों, वो लोकतंत्र की व्यवस्था 1950 के बाद में आपके हाथों से छीनने के बाद में वे जो यहाँ के जो दीकू लोग हैं, यहाँ पे जो विदेशी लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, उन लोगों के हाथ में चला गया। आज जसपुर जिला की जो आबादी है 9,46,000 है, 9,46,000 को यहाँ का दीकू कलेक्टर चलाता है। ये शर्माने वाली बात है कि नहीं है? ये शर्म वाली बात है कि नहीं है? यहाँ का जो एसडीएम है, जो दीकू है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो आदिवासियों का स्वच्छ सरकार है उसके विरोध में चलाता है। ये समाज का अपमान है कि नहीं अपमान है? तो साथियों, ये जो जानकारी है, ये जानकारी को समीक्षा करने का दिन है आज। अगर हम लोग इसका समीक्षा नहीं करेंगे साथियों, तो हमारे समाज को कैसे पता चलेगा? आप लोगों को लग रहा होगा कि केंद्र सरकार की तरह, राज्य सरकार की तरह, जिला सरकार की तरह पता नहीं हम लोग इस बात को चला पाए कि ना चला पाए। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, 1950 से पहले हमारे पुरखों ने इसको चला चुका। जब जयपाल सिंह मुंडा जब अपना कार्यकाल में काम कर रहे थे 1970 तक में, तो जयपाल मुंडा लोगों को बोलते थे अगर आपको लोकतंत्र को सीखना है तो आदिवासी बस्ती में चले जाइए, आदिवासी कबीला में चले जाइए, आपको लोकतंत्र वहां पे दिखेगा। तो हमारे लोग इतने कुशल थे साथियों, लेकिन वर्तमान समय में इस राजपाट को हमारे लोगों के सामने इतना चैलेंजिंग और इतना कठिन प्रस्तुत किया है कि हमारे लोगों को लगता होगा कि ये बहुत दिक्कत वाला काम है। 5वीं अनुसूची, स्वच्छ सरकार और रूढ़ी प्रशासन बोलने से साथियों आप लोगों को बहुत ही ऐसा लगता है कि ये बहुत जटिल है। मैं इसको थोड़ा सा सरल करता हूं, क्योंकि मैं स्वच्छ शासन के बारे में मैं फोकस हूं। और अगर आज स्वच्छ शासन आपको समझ में नहीं आवे
तो आपका सुनना और मेरा बोलना बेकार हो जाएगा। तो ये जो स्वायत्त शासन है, ये जो 5वीं अनुसूची, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं, आप अपने घर के मालिक हैं, आप उसी तरीके से जिले के मालिक हैं। 5वीं अनुसूची को आप घर की तरह देखिए। आपके घर में मालिक आप स्वयं होते हैं या किसी दूसरे को मालिक बनने का मौका देते हैं? इधर वाले माताजी थोड़ा सा जवाब देंगे। आप अपने घर के मालिक स्वयं हैं या किसी दूसरे को मौका देते हैं? और इधर वाले, आप लोग स्वयं है ना। अगर आपके घर में कोई दूसरा आदमी अगर घुस के आपको अगर नियंत्रित करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? खराब लगेगा। कितना खराब लगेगा? मैं थोड़ा बहिरा किस्म का आदमी हूं, आप लोग जोर से बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा, नहीं तो मैं तो बहिरा आदमी हूं। कैसा लगेगा अगर दूसरा आपके घर में घुस के आपको नियंत्रित करेगा? कैसा लगेगा? इधर वाले माताजी, आप लोगों को कैसा लगेगा? तो जैसे आपको आपके घर में कोई तीसरा आदमी, कोई बाहरी आदमी, कोई दिकू आदमी, कोई विदेशी आदमी पसंद नहीं है, उसी तरीके से साथियों 5वीं अनुसूची जो आपका घर है, जिसको आपको चलाना चाहिए, उसको कोई दूसरा चला रहा है। अगर आपको इसका एहसास नहीं होगा तो बुरा नहीं लगेगा, एहसास होगा तो बुरा लगेगा। और आज मैं हमारे दुलदुला के क्रांतिकारी साथियों के बीच में मैं एहसास कराने के लिए आया हूं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था, गुलामों को गुलामी का एहसास करा देना, वे अपनी गुलामी की जंजीर खुद ब खुद तोड़ देगा। मैं एहसास कराने आया हूं कि जो इंडिजिनियस पीपल्स डे है, मूल निवासी दिवस है, आदिवासी दिवस है, ये इसलिए आयोजन किया गया है कि आज आप कितना हद तक शासक हैं, कितना हद तक शासक हैं। तो मैं तो देख पा रहा हूं कि हमारे लोगों को बढ़िया से जानकारी ना होने के वजह से हम लोग इतना भी पित्तू सा भी हम लोग शासक नहीं बन पाए। आप लोगों को लग रहा है यार हमारे ही सरपंच हैं भाई, हमारे ही डीडीसी हैं, हमारे ही बीडीसी हैं, हमारे ही मुख्यमंत्री, हमारे विधायक हैं, सांसद है, वार्ड पंच है, सब कुछ तो है, बोल क्या रहे हो? यहां पे सवाल पैदा होता है, हमारे ही लोग हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधित्व के अभाव में हमारे समाज को प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं पा रहा है। अभी मुख्यमंत्री आदिवासी है, वो अडानी अंबानी के लिए जंगल साफ करने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी होते हुए सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग पूरी तरह से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। आज उसके 2 साल कार्यकाल पूरा होने को जा रहा है। लागू किया क्या? नहीं किया। हमारा आदमी है, नेटवर्क विदेशी लोगों का, हमारा मोबाइल है, नेटवर्क विदेशी लोगों का, हमारे फोन में घंटी बजेगा? नहीं बजेगा। तो समस्या ये है, आदमी हमारा है, विचारधारा उसके दिमाग में किसी और का चल रहा है। हमारी जल को, हमारी जंगल को, हमारी जमीन को हमसे खाली कराने के बाद में अडानी अंबानी को अलाट करने का काम कर रहा है आदिवासी। तो साथियों, वास्तविक प्रतिनिधित्व सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज 2015 से हमने वास्तविक प्रतिनिधित्व का मामला को समझा, और वास्तविक प्रतिनिधित्व हमारे देश में चल रहा है। बहुत सारे सामाजिक संगठन, 6 लाख सामाजिक संगठन, आप याद भी ना कर पाए, इतना हमारे समाज को विभाजन करने का काम दुश्मनों के द्वारा किया गया, ताकि ये जो हमारा समाज है कभी एकजुट हो ही ना पाए, कभी इकट्ठा ही ना हो पाए। 6 लाख संगठन। उसके बाद में साथियों, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ने लिखने के बाद में, पैसे बनाने के बाद में जातियों का संगठन बनाना शुरू किया। 6 लाख संगठन वैसे भी सत्यानाश कर चुका है। उसके बाद में हमारे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जातियों का संगठन, फेडरेशन बनाना शुरू कर दिया। वो सत्यानाश का कारण है। हमारे बाबा साहब जब संघर्ष करे और संविधान में आप लोगों को एक पहचान देने का प्रयास किया, उस पहचान का नाम है साथियों अनुसूचित जनजाति। उन्होंने बोला कि 801 जातियों को एक वर्ग में आप लोगों की इकट्ठा होना है, अनुसूचित जनजाति। लेकिन उन्होंने सामाजिक संगठन बनाया, जातियों का संगठन बनाया, 800 का 1600 बना दिया। 800 से समस्या हो रहा था तो बाबा साहब ने एक इशारा दिया संविधान में, आप अनुसूचित जनजाति वर्ग के नाम से नौकरी पकड़ोगे और शिक्षित बनोगे, अपने समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग के नाम से इकट्ठा करना। हमारे लोगों ने उल्टा काम कर दिया।
साढ़े 1700 जातियों को एक इकट्ठा होने के लिए उन्होंने अनुसूचित वर्ग का नाम उन्होंने दिया संविधान में। उस जाति के लोग और एडवांस, लाखों सामाजिक संगठन और लाखों जातियों का संगठन बना के और सत्यानाश। ओबीसी लोग उससे भी महान, खतरनाक महान। 6 लाख संगठन बनाने में ये हमारे लोगों का मामला है। एक संगठन, एक विचारधारा, वास्तविक रिप्रेजेंटेशन कि कौन सा आदमी है जो सच को सच बोलने का हिम्मत कर रहा है और गलत को विरोध कर रहा है, बस खत्म बात। लेकिन अगर लिपापुती किया जाए, बातों को बताया ना जाए तो समझ में नहीं आता है साथियों। तो हमारे जो महापुरुष है, हमारे जो सामाजिक संघर्ष करता लोग हैं, उन लोगों की संघर्ष को याद कीजिए कि वे लोग मैसेज क्या देना चाहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आप लोगों को इनसे अगर अलग करने का प्रयास करे तो आपको समझ जाने की जरूरत है। मैं आप लोगों से एक मार्मिक अपील करना चाहता हूं इस मौके पे। वो मार्मिक अपील क्या है? आपके पास में बहुत सारे संगठन है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अपने घरों पे जाइए और एक बार उसमें यूट्यूब में उसके जो सर्च है उसमें जाके वामन मेश्राम टाइप कीजिए। अगर आपको सामाजिक व्यवस्था को समझना है तो आपको वामन मेश्राम टाइप कीजिए, आपको वहां पे समझ में आएगा। वामन मेश्राम भूल जाएंगे तो बामसेप को याद कीजिएगा, बामसेप भूल जाएंगे तो भारत मुक्ति मोर्चा संगठन को याद कीजिएगा, भारत मुक्ति मोर्चा याद ना आवे तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को याद कीजिएगा। इसमें से कुछ भी याद रहे, एक बार देखिए, एक बार देखेंगे कहां कहां पे हमारा आदिवासी समाज चूक रहा है वो पता चलेगा। तो आज 9 अगस्त 2025 का ये साल है और आने वाले समय पे 2026 होएगा। और मैं हमारे दुलदुला के जंबाज, क्रांतिकारी, समझदार, होशियार हमारे मूल निवासी साथियों से एक अपील करना चाहता हूं। बहुत टाइम पास हो गया, अब हम लोगों को अपना शासक बनने के लिए, स्वच्छ शासक का मालिक बनने के लिए, 5वीं अनुसूची को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोगों को प्रशिक्षण लेके मुहिम को शुरू करना चाहिए। अगर हम लोग शुरू नहीं करेंगे इस वक्त में तो शायद हमारी जो आने वाली पीढ़ी है संघर्ष करने के काबिल नहीं होगा। क्योंकि जिस हिसाब से संविधान को संशोधन किया जा रहा है और जिस हिसाब से आने वाले समय पे मुश्किलात, हालात दुश्मनों के द्वारा पैदा किया जा रहा है साथियों, अगर आज आप शुरू नहीं करेंगे तो आने वाले समय पे बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हमारा बोलने का मतलब महज हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा बोलने का मतलब सिर्फ यहाँ पे गर्मी पैदा करना नहीं है। हमारा बोलने के पीछे मकसद ये है कि समाज में बदलाव आना चाहिए और जो समाज शासक होता है वही सही मायने में आजाद होता है। और जो आदमी गुलाम होता है उसके पास में हजारों तरह की समस्या होती है। आज हमारा मूल निवासी समाज गुलाम है और गुलामी का जो इंडिकेशन है, जो इशारा है, वो समस्या है। आज हमारे पास में भयंकर समस्या है। आए दिन हम लोग जिला मुख्यालय में, कुनकुरी में, पत्थलगांव में, कासाबेल में, दुलदुला में आए हर 1-2 महीना में हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाने के लिए इकट्ठा करते हैं। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि समस्या के ऊपर में काम करेंगे तो हमारा समाधान हो जाएगा। समस्या के ऊपर में काम करेंगे, जो दीकू लोग हैं, जो आपके समाज के दुश्मन है, एक समस्या और पैदा करेगा। उस समस्या के समाधान के ऊपर में काम करेंगे, तीसरा समस्या फिर पैदा करेगा। समस्या समाधान आप करेंगे, चौथा समस्या फिर पैदा करेगा। आप परेशान हो जाएंगे। करना क्या है? समस्या का कारण को ही खत्म करना है। अभी हम लोग उड़ीसा गए हुए थे, हमारे एक राष्ट्रीय प्रचारक भरत सिंह बता रहे थे, वहां पे प्रबोधन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारे बिल्डिंग के ऊपर में काम का झाड़ है और उसका जो एक डगाल है हमारे छत की ओर इधर आया हुआ है। हमें हमेशा डर बना रहता है कि कहीं वो जो डगाल है टूट के मेरे छत पे गिर ना जाए और नुकसान ना पहुंचे, इतना डर लगा रहता है। तो हमने उस समस्या का समाधान के लिए उपाय निकाला। उपाय क्या निकाला? हमने आरी लाया और उस जो बड़ी हुई डगाल है उसको ऐसा काटा और काटने के बाद में हमने उसको साइड कर दिया और बड़ा संतुष्टि मिला कि हमने समस्या का समाधान कर दिया। उसके बाद में साथियों, जैसे ही बारिश का पानी आया, उस डगाल को मौसम मिला, एक डगाल के जगह पे फिर 20 डगाल आ गए। एक डगाल से बहुत डर लगता था, 20 डगाल आ गया तो कितना डर लगेगा उनको। समस्या को खत्म करोगे, दुश्मन और समस्या पैदा करेगा। लेकिन अगर दुश्मन को चिन्हांकित करके ही साथियों अगर आप उसका खात्मा कर दोगे, आप कारण को ही खत्म कर दोगे, तो इस आदिवासी समाज के लिए, मूल निवासी समाज के लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगा। और उसका एक ही कारण है, आपको शासक बनना पड़ेगा। तो एक दिन में सब कुछ बातें बता पाना बड़ा मुश्किल है।
आने वाले समय पे हमारे जो सामाजिक प्रतिनिधि हैं, हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, हमारे धार्मिक प्रतिनिधि हैं, मैं पुरजोर तरीके से उन्हें अपील करना चाहता हूं कि एक बार भारत मुक्ति मोर्चा का कैडर लगाइए, क्योंकि एक दिवस कैडर के अंदर में आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। बातें समझ में आएगी तो संघर्ष करने का हिम्मत मिलेगा, बल मिलेगा। कैसे संघर्ष करना है, कहां से पहल करना है, कैसे शुरू करना है पता चलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अकेले अकेले में ताकत नहीं आएगी, संगठन शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। और स्पेशली मैं आज विश्व मूल निवासी दिवस के दिन में भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को क्यों रिकमेंडेशन कर रहा हूं, क्योंकि आज हमारे पास में क्षेत्रीय बहुत सारा संगठन है, लेकिन राष्ट्रीय संगठन के नाम पे सिर्फ एक ही संगठन है साथियों। और जितना बड़ा समस्या है उतना ही बड़ा समाधान करना पड़ता है, जितना बड़ा खाई है उतना ही बड़ा पुल बनाना पड़ता है। अगर हम अपने सुविधानुसार, अपनी समझदारी के अनुसार छोटा सा पुल बनाएंगे और खाई उस दीवार तक है तो सही पुल नहीं बन पाएगा। अगर खाई यहां से लेकर उस दीवार तक है तो उसका समाधान भी इसी जगह से पुल का शुरुआत होगा और उस जगह तक जाएगा, तब जाके पुल का निर्माण होगा और हमारे लोगों का आवागमन बेहतर हो सकता है। तो शासक बनने की जर्नी है 9 अगस्त की समीक्षा, और इस समीक्षा को आप लोग दिल की गहराइयों में बिठाइए। ये सिर्फ सेलिब्रेशन करने का दिन नहीं है साथियों, हमारे हुक्मरान बनने का समीक्षा है। और हम लोग आने वाले समय से शुरू होके 9 अगस्त 2026 तक हम लोग कितना कर पाएंगे, इसकी फिर दोबारा समीक्षा होगी। तो आप सभी जिम्मेदार साथियों के हवाले और आप सभी जिम्मेदार साथियों के हवाले इस बातों को रखते हुए हमारी जो अधूरी लड़ाई है उसे पूरा करने का संकल्प आप सभी साथी लोग यहां से लेकर जाते हुए आने वाले समय पे पूरे समाज को हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। 5वीं अनुसूची की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर में काम करेंगे। इस बहुत अच्छे मौके पे मैं इतनी बातें बोल के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोर से नारा लगाएंगे, है ना? जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मूल निवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। हम आदिवासी कौन, अगर मैं इधर से बोलूंगा तो आप बोलिएगा हम भारत देश के हुक्मरान, हुक्मरान, है ना? हम आदिवासी कौन? हम भारत के हुक्मरान, हुक्मरान। हम भारत के हुक्मरान, हुक्मरान। हम आदिवासी कौन? हम आदिवासी कौन? तो साथियों, आपने वादा किया कि आप हुक्मरान बनेंगे, हमने भी वादा किया हुक्मरान बनेंगे। और आने वाले समय पे जब 2026 का जब 9 अगस्त आएगा तब तक हम लोग अपनी 5वीं अनुसूची को भी सेलिब्रेट करेंगे। इतना मेहनत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, साथ देने के लिए। और यहाँ के आयोजकों को भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ के आयोजकों ने मुझे बुलाया, बहुत प्यार दिया, मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।